दो टाइगर होगा, एक इस साइड से आया, एक इस साइड से आया। तो पांडा का साइज देखिए आप। ये दिखने में शांत लगते हैं, लेकिन ये शांति कभी गारंटी नहीं होती। ये है मेल हॉक डियर। हॉक का मतलब होता है सुअर। इंटरेस्टिंग है ना, इंडिया के स्केड्यूल 1 प्रोटेक्शन के अंडर बिल्कुल टाइगर और राइनो की तरह ये टर्टल भी प्रोटेक्टेड है। ये इतना रेयर है कि हेर्पेटोलॉजिस्ट भी इसे देखने के लिए सालों जंगल छांटते हैं। हमें दिखे ये काइट्स। हो ना हो वहां पर कोई ना कोई मरा हुआ जानवर था, टाइगर की मौजूदगी और वहां वो काइट्स। शायद हमने टाइगर की लोकेशन ट्रैक कर ली थी। ये देखो, ये मेरी हाइट और ये घास की हाइट। यहाँ से टाइगर निकल गया है तो मैं क्या कर लूँगा। 1960 तक साइंटिस्ट ने समझा था कि ये प्रजाति हमेशा के लिए गायब हो चुकी है और ये ग्रासलैंड है दुनिया के सबसे रेयरेस्ट प्राणियों में से एक, पिग्मी हॉक का आखिरी घर। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, ये ग्रासलैंड समंदर की तरह फैला है और एक समंदर की तरह ही ये अपने में कई राज छुपाए है। सुबह के 5 बजे हैं। पक्षियों की आवाज़ से आज नींद खुली और बाहर देखा तो ओरांग टाइगर रिजर्व में सफ़ेद कोहरे की चादर बिछी थी। सर्दियों की सुबह और हवा में ताजगी। इस नज़ारे का आनंद लेने के बाद हम रेडी हैं अपनी आज की सफारी पर निकलने के। क्या नाम है साहब अपना? हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान। औरंग का जो कैंप है, ये जो वॉल दिख रही है आपको, ये वॉल के उधर गांव है, बस्ती है। गांव के इधर से जंगल शुरू होता है। तो जब आप वहाँ से एंटर करते हैं तो राइट में ये इको कैंप आता है और ये जंगल के साथ। तो इसलिए यहाँ पे रुकने के एडवांटेज ये है कि आप जंगल के बीच में रुक रहे हैं। प्रांजित आज हमें सफारी में ज्वाइन कर रहे हैं। वो इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानते हैं। उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आज। प्रांजित को उनके ऑफिस से पिक करने के बाद जैसे ही हम जंगल में पहुंचे, नहीं इसे आता है, इसे देखिए आप सामने से देखिए, दो टाइगर होगा, एक इस साइड से आया, एक इस साइड से आया। तो पांडा का साइज देखिए आप। ये 2 बड़े मेल टाइगर के पग मार्क्स के निशान हैं जो काफ़ी फ्रेश हैं। इसका मतलब कि वो टाइगर कहीं आसपास ही होंगे और हम निकल पड़े उनकी तलाश में। ओरांग के इस हिस्से में पिग्मी हॉक्स पाए जाते हैं जिनकी पूरी दुनिया में संख्या सिर्फ 400 के करीब है। और ये पेज है, यहाँ से आगे तक ये वाला बॉक्स यहाँ पे है आपका पिग्मी हॉक। हम 2011 से 15 तक यहाँ पर लिस्ट किया 59 नंबर्स। तो अभी अप्रॉक्स इसका पॉपुलेशन है 1 मानस से लेकर मानस से लेकर आया था। हाँ, बस वहीं तो होते हैं ना। लेकिन अभी जो इसका जो इंक्रीज है ओरांग में ही। पिग्मी हॉक एक छोटे सुअर की प्रजाति है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। 1960 में इन्हें विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन आज मानस और ओरांग के जंगल इनके अस्तित्व की आखिरी उम्मीद है। 2011 और 15 के बीच यहाँ मानस से 59 पिग्मी हॉक्स को लाया गया था। आज इनकी संख्या 159 के करीब है और पूरी दुनिया में सिर्फ 400। कुछ दूरी पर हमें दिखे हॉक डियर। सूरज की किरणें कोहरे की चादर से छनती हुई इन पर पड़कर इन्हें सुनहरी रूप दे रही हैं। हॉक डियर असल में एक शाई स्पीसीज है जो कि बार्किंग डियर से थोड़ा बड़ा और चीतल और सांबर से काफ़ी छोटा होता है। ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के ग्रासलैंड्स में ही मिलते हैं। पहले इनकी संख्या पूरे साउथ एशिया में थी, लेकिन आज ये IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। ये हॉक डियर अलर्ट है क्योंकि जंगल में अलर्ट रहना ऑप्शनल नहीं होता। इस हॉक डियर के सिर के इर्द गिर्द मच्छरों का घेरा है क्योंकि ओरांग के जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं, कीड़े मकोड़ों का भी साम्राज्य है। तो जिसको बोलते हैं ना कि रियल जंगल, वो है ये जंगल। एमपी में डिफरेंट है इसका यहाँ पर पूरा एनिमल से पूरा आपको वाइल्ड है। यहाँ पे कुएं बोलता हूँ। वाइल्ड एनिमल। असम के जंगलों की बात ही कुछ और है। मैंने बहुत से जंगल घूमे हैं, लेकिन जो बात असम के जंगलों में है वो अपने आप में अलग है। एकदम रॉ, वाइल्ड। कुछ ही दूरी पर पेड़ों के पीछे हमारी नज़र गई एक विशालकाय वन हॉर्न राइनो पर और उसकी नज़र हम पर, लेकिन अभी वो बिजी है खाने में। क्या आप जानते हैं कि एक राइनो दिन में 40 किलो तक घास फूस खा सकता है? ये है उसका कॉरिडोर। राइनो के सींग कोई हड्डी नहीं होते, बल्कि ये बने होते हैं केराटिन से, वही पदार्थ जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं। ये दिखने में शांत लगते हैं, लेकिन ये शांति कभी गारंटी नहीं होती। जोर से फुंकार, कान का तेजी से हिलाना या फिर अचानक से उठना, ये सब वार्निंग साइंस हैं जो कि कभी कभी एक चार्जिंग में बदल सकते हैं। एक राइनो 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है
और ये लगातार 2-3 किलोमीटर तक दौड़ा सकता है, इसलिए इनका चार्ज करना खतरनाक हो सकता है। हम वहाँ से आगे बढ़े ताकि राइनो आराम से खा सके। आगे हमें नदी के उस पार दिखा एक जंगली सुअर जो खाने की तलाश में अपने दांतों से मिट्टी को पलट देता है, ठीक वैसे ही जैसे हल खेत में, और उस नर्म मिट्टी में फिर पनपते हैं नए पेड़ पीछे पौधे। पीछे देखो, पीछे देखो, रास्ता क्रॉस कर रहा है आप इसमें। प्रांजित ने पीछे पलटने को कहा और हमें दिखा वही राइनो अपने कॉरिडोर को क्रॉस करता हुआ। क्या आप जानते हैं कि राइनोस का अस्तित्व 50 लाख साल से भी पुराना है? ठीक डायनासोर्स के वक्त तक जाता है इनका इतिहास। वक्त और इंसानों की क्रुएल्टी के बाद भी आज ये खड़े हैं मजबूती से। असम में इन्हें कहा जाता है गौंधर। सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि ये गर्व का प्रतीक है। ये असम का स्टेट एनिमल है और यहाँ के लोग इससे जुड़े हैं। ये जो वाटर बॉडी कितनी गहरी हो गई है? अभी तो पानी कम है, कितना होगा? 10 फीट। पानी पर कोहरे की परत अभी भी है और पौधे ऐसे तैर रहे हैं जैसे किसी शायर के बिखरे ख्याल। पिछले वीडियो में इस जगह हमने एक एलिफेंट हर्ड देखा था, लेकिन आज ये जलाशय अपने राज छुपा रहा है। ओरांग ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा है। इस जंगल को अपनी गोद में रखती हैं 3 नदियाँ, पचनोई, बेलसेरी और धनसेरी। यहाँ पानी की कभी कमी नहीं होती। इनफैक्ट बरसातों के दिनों में ये पूरा एरिया फ्लड की चपेट में आ जाता है। इस जलाशय पे मेला लगा है। ये पक्षी मेनली मछलियों का शिकार करते हैं। इनमें से कुछ पानी में अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हैं और कुछ अपने पंख फैलाए उड़ रहे हैं, मानो सर्दी की सुबह ताज़ी हवा की सफारी पर निकले हुए हैं। हम अभी भी तलाश में हैं उन 2 टाइगर्स की जिनके पग मार्क्स हमने पीछे देखे थे, लेकिन इन घने जंगलों में वो कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जिनकी तलाश में हम हैं उनकी नज़र ऑलरेडी हम पर है। सड़क के किनारे हमें दिखा एक और हॉक डियर जो कि ज़मीन पर गिरे बैम्बॉक्स के फूलों का आनंद ले रहा था। ये हमें देखकर दूसरे हॉक डियर्स की तरह भागा नहीं। आप यह सोच रहे होंगे कि अगर हम टाइगर की तलाश में हैं तो हम हर बार रुक क्यों जाते हैं, क्योंकि हर एक साइटिंग अपने आप में अनमोल है। ये डियर निश्चिंत होकर हमारी गाड़ी के पास से गुजरा और एक चीज़ जो मैंने सीखी है जंगल में घूमते घूमते, कि जंगल हमें वो नहीं दिखाता जो हमें देखना है। जंगल हमें वो दिखाता है जो हमारे लिए ज़रूरी है। जंगल की सड़क पर गाड़ी के टायर्स और जंगल की आवाज़ की जुगलबंदी किसी कॉन्सर्ट से कम नहीं होती। इन घने जंगलों में हो सकता है कि कई ऐसे जानवर हैं जो हमें नहीं दिख रहे, लेकिन हम उनकी नज़र में ज़रूर हैं। यह है मेल हॉक डियर। हॉक का मतलब होता है सुअर। इंटरेस्टिंग है ना? तो इन्हें हॉक डियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डियर भागते वक्त सर झुकाकर सीधे घास को चीर कर निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जंगली सुअर निकलता है। इस प्रजाति का पहला साइंटिफिक वर्णन 1777 में जिमरमैन ने किया और उसके बाद 1830 से 1840 में ब्रायन हटन हडसन ने नेपाल और इंडिया में इसके ऐसे बिहेवियर को रिकॉर्ड किया। और अपनी इसी आदत की वजह से कभी कभी दौड़ते वक्त ये झाड़ियों में फंस जाते हैं और शिकार बन जाते हैं यहाँ के एपेक्स प्रेडेटर टाइगर का। लटकती बेल के झूले पर बैठा ये किंगफिशर किसी तस्वीर सा लग रहा है और हवा में तैरते उसके नीले पंख जैसे कोई जादुई स्पेल बिखेर रहे हैं इस नज़ारे में। इस नदी के किनारे हम ढूंढ रहे हैं शायद कोई पग मार्क्स या कोई सुराग मिले उन टाइगर्स का, लेकिन अभी तक यहाँ शांति है
कोई निशान नहीं। पानी में हमें दिखा ये ओरिएंटल डार्टर, इसे स्नेक हेड बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पूरा शरीर पानी के नीचे होता है और सिर्फ पतली गर्दन बाहर, जो कि दूर से देखने पर किसी सांप की आकृति जैसी लगती है। उसके सर चटकने से टपकी बूंदें ठहरे पानी पर लहरों से जैसे कोई कहानी लिख रही हो। अपने पंखों को लहराता, पानी से सहारा लेता, वो ऊपर की तरफ उड़ता, सिर्फ पानी पर अपने निशान नहीं छोड़ रहा। वो शायद हमें यह समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि अपने पंखों पर भरोसा और थोड़ी सी मदद, कभी कभी बस इतना ही काफी होता है एक ऊंची उड़ान भरने के लिए। यह है ब्लैक नेकेड स्टॉर्क। इसकी ऊंचाई 5 फीट और पंखों की चौड़ाई 2 से 2.5 मीटर तक होती है। यह ओरिएंटल डार्टर अपने पंख फैलाए अपने पंखों को सुखा रहा है, क्योंकि इनके पंख बत्तख के पंखों की तरह वाटरप्रूफ नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे टाइगर्स के नाम नहीं है, राइट? हम मतलब नंबर है बस, नाम नहीं है। वही नाम है। जैसे बाकी जगह तो नाम दे देते हैं। जहाँ पर नाम इतना सारा टाइगर का नाम है, इवन मतलब वही यही नाम है। लास्ट बाघ को नहीं देखा बचा बाघ काली देखा बने, खाली काली देखा बने। तो मेल है कि फीमेल है? फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि कल शाम ही उसने टाइगर देखा है और सुबह के पग मार्क्स भी यहाँ से दूर नहीं थे। ये सुनते ही हम निकल पड़े फिर से टाइगर की तलाश में। यहाँ हम टाइगर के पग मार्क्स के पीछे भाग रहे थे और वहाँ जंगल का अपना ही प्लान था। जंगल को खोजते खोजते अचानक मेरी नज़र पड़ी नीचे और मैंने देखा ये ट्राइकेरिनेट हिल टर्टल। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ईस्टर्न हिमालयाज का ये एंडेंजर्ड मुसाफिर, इनकी साइटिंग की रिपोर्ट्स बहुत ही कम है। सोचिए, इस स्पीसीज को पहली बार 1831 में डिस्क्राइब किया गया था और ओरांग टाइगर रिजर्व में भी इसका लास्ट पब्लिश सर्वे हुआ था 2009 से 2012 के बीच। उसके बाद पब्लिक रिकॉर्ड्स में इनकी साइटिंग्स लगभग गायब है। इंडिया के स्केड्यूल 1 प्रोटेक्शन के अंडर बिल्कुल टाइगर और राइनो की तरह ये टर्टल भी प्रोटेक्टेड है। ये इतना रेयर है कि हेर्पेटोलॉजिस्ट भी इसे देखने के लिए सालों जंगल छांटते हैं और आज जंगल ने खुद हमें ये मौका दिया। जंगल ने दिखाया ये अनमोल ओरांग का छुपा हुआ खजाना। और वहाँ से कुछ ही दूर आसमान में चक्कर काटते हमें दिखे ये काइट्स। हो ना हो वहाँ पर कोई ना कोई मरा हुआ जानवर था। टाइगर की मौजूदगी और वहाँ वो काइट्स। शायद हमने टाइगर की लोकेशन ट्रैक कर ली थी, पर वहाँ तक जाने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि यहाँ से आगे रोड नहीं है। और एक बार फिर हम टाइगर की साइटिंग से चूक गए। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम इसी खुले मैदान के पास खड़े थे, लेकिन आज आसमान साफ है। वही कैनवस पर एक नई पेंटिंग। ठीक सामने बेपरवाह एक राइनो ग्रेज करता हुआ और दूसरी तरफ हिरनों का झुंड सर्दी की धूप का आनंद लेता हुआ। ठीक हमारे सामने आज यहां वाइल्ड बोर्स का एक झुंड भी मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने एक रंगमंच लगा है और घास खुद ड्रामा का हिस्सा है। हर कांस का ताना हवा के साथ हिलता हुआ जैसे झूम रहा है कोरस में। कभी कभी लगता है जैसे ये ग्रासलैंड सांस ले रहा है। जानवरों के झुंड खेत पर बैठे ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी ने कैनवस पर ब्रश स्ट्रोक से रंग बिखेरे हों। और पानी के इस छोटे से टापू पर ये अकेला स्टॉर्क अपनी जगह संभाले मुलायम घास के वेलवेट फर्श पर नपे तुले कदमों से टहल रहा है, जैसे किसी सोच में डूबा है।
यहाँ का नज़ारा कल सा ही है, पर फिर भी बिल्कुल अलग, क्योंकि यहाँ हर दिन मेला ज़रूर लगता है, लेकिन हर दिन एक नया खेल होता है। इन घने जंगलों और ऊंचे घास के मैदानों में जानवरों को स्पॉट करना आसान नहीं, और टाइगर, जिसका असली गिफ्ट है कैमोफ्लेज, यह है उसका परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड। प्रांजित ने हमें औरांग के राज बताए। ये घास सिर्फ डियर और राइनो के खाने के लिए नहीं, बल्कि उन काउंटलेस बर्ड के लिए नर्सरी भी है जो अपने घोंसले बनाते हैं इन झाड़ियों के नीचे। उन्होंने समझाया कि घास चाहे ऊपर से एक जैसा दिखता है, पर इसके अंदर छुपे होते हैं छोटे छोटे कई क्लियरिंग, कई चैनल्स और कई कॉरिडोर्स। पता है टाइगर अंदर की तरफ जाता है। देखिए यहाँ से कितना मुश्किल किसी को देख पा रहा है। टाइगर यहाँ से चला है। औरांग भले ही इंडिया के एक छोटे टाइगर रिजर्व में से आता है, पर यहाँ वाइल्ड लाइफ की डेंसिटी और फ्रेजिलिटी सबसे यूनिक है। हर घास का पैच एक शेल्टर हो सकता है और हर मोड़ पर एक एम्बुश। This is the tiger territory. This is wild. This is Assam. ये है टाइगर की टेरिटरी। टाइगर इस तरफ कहीं भी हो सकता है। यकीन मानिए कि ये वीडियो कैप्चर करते वक्त मैं गाड़ी की सीट पर खड़ा हूँ। इतनी ऊंची होती है एलिफेंट क्रॉस। मैं इन उड़ते हुए पक्षियों को कैमरा में कैप्चर कर ही रहा हूँ कि दूसरी तरफ से मैंने फिर बंगाल फ्लोरिकन को मिस कर दिया। বেঙ্গল ফ্লোরিগান, হ্যাঁ বেঙ্গল ফ্লোরিগান এটা বহিয়েছিল। और मानस के बोयनपारा रेंज की तरह बंगाल फ्लोरिकन एक बार फिर से दिखी तो सही, पर नहीं भी दिखी। लेसर एडजुटेंट स्टॉक ने शायद अभी इस मछली का शिकार किया है। वैसे तो कभी कोई भी सवाल गलत नहीं होता, पर कभी कभी कुछ सवाल बेवकूफ़ाना होते हैं, और ऐसा ही एक सवाल मैंने पूछा। अभी आगे कहीं टाइगर का एरिया है? हाँ अभी टाइगर का एरिया है कहीं पे? हाँ टाइगर सब जगह पे मिलता है और ऐसा। मेरे उस सवाल का जवाब जंगल ने भी अपने तरीके से दिया, ये एहसास दिलाने के लिए कि यह जंगल इनका भी उतना ही घर है जितना टाइगर का। जीप धीरे धीरे घास के इस समंदर में एक कश्ती की तरह आगे बढ़ रही है। एलिफेंट ग्रास हमसे भी ऊंचा है। यहाँ टाइगर का राज है, और ये घास उसका सबसे बड़ा पर्दा। मुमकिन है कि वो बस 2-3 कदम दूर झुककर कहीं बैठा है, और हम उसे बिना देखे निकल जाए। औरांग में साइटिंग्स का अपना एक कैलेंडर है, कंट्रोल्ड बर्निंग। जब घास सूख जाती है तो फॉरेस्ट स्टाफ चुनिंदा पैचेस को नियंत्रित आग से जलाते हैं। कुछ ही दिनों में वहाँ से नई घास निकलती है, जिसे हॉग डियर, जंगली सुअर और दूसरे चरने वाले लपक के खाने आते हैं, और उनके पीछे आते हैं टाइगर। लेकिन फिलहाल ये पैच अभी अनबर्न्ड है, घास घनी है और हमारी नज़र सीमित, इसलिए आज के चांसेस हमारे खिलाफ हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जंगल आपको वो नहीं दिखाता जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि जंगल आपको वो दिखाता है जो आपके लिए ज़रूरी है। इस शॉट के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि मैं दिखा सकूं एक कंपैरिजन एलिफेंट और एलिफेंट ग्रास के बीच। एलिफेंट ग्रास इतनी बड़ी होती है कि वो पूरा एलिफेंट छुपा लेती है। इसमें अगर टाइगर कहीं है तो उसका दिखना नामुमकिन है। हमें बताया गया कि इस पेड़ पर टाइगर के फ्रेश टाइगर मार्क्स देखे गए हैं, जो शायद कुछ ही दिन पुराने हैं। और इसमें भी मुकुल मरा हुआ है। ध्यान से देखिए इस पेड़ की तरफ। ये गहरे पंजों के निशान है छाल के अंदर, और
और टाइगर ये अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए, नाखून तेज करने के लिए और चेतावनी देने के लिए छोड़ जाते हैं। ये तो फ्रेश लग रहा है, है ना? 3-4 दिन, हाँ मतलब वही 3-4 दिन आ गया। हमारी बाईं तरफ है वॉच टावर, जंगल का वो हिस्सा जहाँ से जंगल में हो रही गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। शायद ब्रिटिशर्स के टाइम में यह टावर शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल संरक्षण के लिए किया जाता है। ये देखो, ये मेरी हाइट और ये घास की हाइट। यहाँ से टाइगर निकल भी आए तो मैं क्या कर लूँगा। और ऊपर चलते हैं। इस ऊंचाई से मैं ओरांग के ग्रासलैंड को चारों तरफ से देख सकता हूँ। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, ये ग्रासलैंड समंदर की तरह फैला है और एक समंदर की तरह ही ये अपने में कई राज छुपाए है। ऊपर से सब कुछ शांत और खूबसूरत लगता है, पर थोड़ा उतना ही खतरनाक भी। इसमें किसी भी कदम पर कुछ भी हो सकता है। ओरांग के जंगल अपने राज इन्हीं ग्रासलैंड्स में छुपाए हैं। यहाँ टाइगर्स की डेंसिटी तो बहुत है, पर अच्छी संख्या के बावजूद भी साइटिंग्स कम होती हैं। आज जंगल ने हमें जहां एक तरफ ट्राइकेरिनेट हिल टर्टल की साइटिंग का अनमोल तोहफा दिया, वहीं टाइगर के मामले में उसने हमारी एक नहीं सुनी। ये जंगल है, यहाँ वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, यहाँ वो होता है जो जंगल चाहता है। ये जो दोनों तरफ आप कटे हुए झाड़ और पेड़ देख रहे हैं, वो इन ग्रासलैंड्स को बचाने के लिए ज़रूरी है। इन ग्रासलैंड्स को बचाने के लिए जंगल का कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर जंगल को कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो इन ग्रासलैंड्स को दबाकर ख़त्म कर देगा और ये खुला मैदान ही मिट जाएगा, और उसके साथ वो सारे जीव भी जो इस पर निर्भर करते हैं। ओरांग असली टॉल ग्रास विल्डरनेस के कुछ बचे हुए आखिरी जंगलों में से एक है, और ये ग्रासलैंड है दुनिया के सबसे रेयरेस्ट प्राणियों में से एक, पिग्मी हॉग का आखिरी घर। 1847 में नेचुरलिस्ट ब्रायन हटन हॉटसन ने इस प्रजाति का वर्णन किया। तब ये नेपाल से भूटान, बंगाल और असम के फुटहिल्स तक पाए जाते थे। पर जैसे ही चाय के बागान और खेती बढ़ी और साथ ही ग्रासलैंड्स को जलाया जाने लगा, इनकी दुनिया छोटी होती गई। 1960 तक साइंटिस्ट ने समझा था कि ये प्रजाति हमेशा के लिए गायब हो चुकी है, यानी कि विलुप्त हो चुकी है। फिर 1971 में एक चमत्कार हुआ। असम के बर्नाडी सेंचुरी में इनकी दोबारा खोज हुई और उसी पल से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो 1990 में स्टार्ट हुआ। इन्हें कैप्टिविटी में ब्रीड करके धीरे धीरे जंगल में वापस छोड़ा गया और आज भी इनकी संख्या 400 से भी कम है। ये सब असम के ग्रासलैंड्स में ही पाए जाते हैं, जिनमें ओरांग खास स्थान रखता है। सिर्फ 1 फुट ऊंचा ये छोटा सा जीव अपने कंधों पर जीवन बचाने का बोझ उठाए है, और इसे बचाना तभी मुमकिन है जब हम ग्रासलैंड्स को बचाएं। इस सोच के साथ हमारी ओरांग की यात्रा यहीं समाप्त होती है। रात तक हम काजीरंगा के लिए निकलेंगे ताकि सुबह सुबह मिल सकें एक और लेजेंड से, ग्रेट वन हॉर्न राइनो। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये मुझ जैसे इस छोटे से चैनल के लिए बहुत बड़ी मदद है। ये YouTube को बताता है कि ये जंगल की कहानियाँ सुनने लायक हैं। जितना आप सपोर्ट करेंगे, उतनी ही उन आवाज़ों को ताकत मिलेगी जो इन जंगलों से उठती हैं। और याद रखिए, कुछ भी हो, लेट्स वॉन्डर टुगेदर। मिलेंगे अगले सफ़र में, अगले हफ्ते वॉन्डरिंग वाइल्ड विद अंशुमन में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड इवनिंग, शब्बा खैर फ्रॉम ओरांग।